धूमधाम से शादी करने के बाद समर्थ और देविका घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहाग रात का इंतजाम करती है। समर्थ और देविका दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब देविका कहती है, सुनिए, आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूँ? नहीं नहीं, रहने दो, आप भी तो थकी होंगी। देविका आगे बढ़ते हुए कहती है, थक तो गई हूँ पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देविका झट से समर्थ के पैर पकड़कर दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर निकल जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देविका मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोलकर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना? इतना कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के ऊपर डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई, मैं हूँ, सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? बात आगे बढ़ती कैसे? तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता, किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी। आखिर मेरी सहेली की सुहाग रात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देविका दूध का ग्लास लेते हुए जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था। देविका समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर्थ जी, उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए फिर आप सो जाना। समर्थ नींद में उठता है और दूध पीकर फिर से सो जाता है। देविका उसके बगल में बैठी कहती है, सुनिए समर्थ जी, आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, आप उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका जिद करते हुए समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है, बोलिए देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए, मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना। अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे, मैं सुबह दिखाता हूँ ना। समर्थ इतना कहकर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अधीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसकी सुनकर समर्थ की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही है। उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधीरा से कहता है, अधीरा, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी, ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है।
इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़कर घसीटती है और कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सबके लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है। चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है। अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा। इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं। अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां आ जाती है और कहती है, ये लो, महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हो? उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहां से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले तो अच्छा है। मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा घर के सारे काम करके अपने रूम में आराम कर रही थी और मंजू अधीरा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कल मुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। देविका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देविका मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पाँव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पांव दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को माँ के पांव दबाते देख बहुत खुश होता है। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। समर्थ को देख मंजू देविका से कहती है, अच्छा सुन, जा जाकर खाना लगा दे। और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से, जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देविका सोने की तैयारी करते हैं। समर्थ कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो ज़रा। अरे पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही। आज तुम्हें माँ के पाँव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला? पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा। पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों? अधीरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अधीरा की तो बात ही मत करो। वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूँ? आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा, कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं। खुश? दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह समर्थ और देविका बाहर घूमने चले जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का? इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। देविका ने समर्थ को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। अब देविका समर्थ को बाकी घर वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। सुनिए जी, आपकी माँ ना मुझसे बहुत चिढ़ती है। नहीं देविका, माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए ना, जब भी मैं आपके साथ कहीं भी बाहर जाती हूँ तो माँ का मुंह बन जाता है। वो किसी न किसी बहाने मुझे रोकने की कोशिश करती रहती हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें कहीं डिनर कराने ले जाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। देखते हैं माँ तुम्हें रोकती है या नहीं। देविका डिनर के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं और समर्थ डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे बहू, तुम तो जा रही हो तो रात का खाना कौन बनाएगा? माँ, वो कहाँ है आपकी पहली बहू अधीरा? वो बना लेगी खाना।
अरे बेटा, वो कहाँ बनाएगी खाना, वो तो दिन रात बस रोती रहती है। और वैसे भी उसके हाथ का बना खाना तो तूने खाया ही नहीं, बहुत बेकार खाना बनाती है। माँ, देविका इस घर में खाना बनाने के लिए नहीं आई है। वो आज के बाद इस घर का कोई काम नहीं करेगी और खाना भी नहीं बनाएगी। मैं अभी अधीरा से बात करता हूँ। अधीरा, अधीरा। समर्थ की आवाज सुनकर अधीरा दौड़ती हुई आती है। जी, आपने बुलाया मुझे? ये क्या है? तुम दिन रात कमरे में बैठकर रोती रहती हो? तुम्हें घर में कोई काम नहीं दिखाई देता क्या? माँ और सौम्या के लिए खाना बना लो, मेरे और देविका के लिए मत बनाना, क्योंकि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ये बोलकर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और अधीरा खाना बनाने में लग जाती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है, अधीरा सबसे पहले अपनी सास को खाना देती है। लीजिए माँ जी खाना। मंजू मुंह बिगाड़ लेती है और खाना खाना शुरू करती है, पर खाना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, अरे वाह बहू, आज का खाना तो तुमने अच्छा बनाया है, तो उस दिन इतना बुरा खाना क्यों बनाया था? माँ, खाना तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ और उस दिन भी अच्छा ही खाना बनाया था, लेकिन उस खाने में किसी ने ऊपर से हल्दी डाल दी थी, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट बेकार हो गया था। अधीरा की बात सुनते ही मंजू को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये काम सौम्या ने किया होगा। उधर रास्ते में देविका समर्थ को उसके घर वालों के खिलाफ भड़काने में लगी होती है। देखो ना समझ जी, आपने माँ कैसे मुझे आपके साथ जाने से रोकने के लिए खाना बनाने का बहाना करने लगी। घर में सौम्या और अधीरा भी तो रहती है ना, उनसे तो माँ कुछ नहीं बोलती, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। हाँ देविका, देख लिया मैंने, माँ तुम्हें बाहर जाने नहीं देती, लेकिन उसका कारण ये भी है कि अधीरा को तुम्हारी तरह मजेदार खाना बनाना नहीं आता। चलो आपकी बात ठीक है, अधीरा को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सौम्या भी तो घर में रहती है, खाना बनाना तो दो और वो एक पानी का गिलास भी नहीं उठा सकती। अरे सौम्या तो अभी पढ़ाई कर रही है ना, और दो दो भाभीयों के होते हुए उससे काम करने की क्या जरूरत? अच्छा, पढ़ाई कर रही है? समर्थ जी, आप कितने भोले हो। आपकी बहन मेरी सहेली है, हम एक साथ ही पढ़ते थे ना। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन इसकी पढ़ाई खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? ये बात भी बता दो जरा। हाँ देविका, तुम ठीक बोल रही हो, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। चलो कल ही बात करता हूँ सौम्या से। सिर्फ बात मत करना उससे, जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दीजिए। लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर विदा हो जाएं उतना ही अच्छा है। इस तरह देविका अपने पति के दिल में अपनी सास और ननद के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। अगली सुबह सौम्या समर्थ के पास आती है और कहती है, भैया मुझे कॉलेज में फीस जमा करवानी है, आप मुझे 25,000 का चेक दे दो प्लीज। ये तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो जो अभी तक रेल के इंजन की तरह चले जा रही है? देविका की पढ़ाई तो कब की खत्म हो गई, और तुम पढ़ाई के नाम पर पैसे लिए जा रही हो। भैया देविका ने बीए किया है, मैं एमए कर रही हूँ। मैंने देविका से कहा भी था कि वो भी एमए कर ले, लेकिन उसने मना कर दिया। सौम्या, देविका तुम्हारी भाभी है, उसका नाम मत लो, और कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन भैया। सौम्या, मुझसे बहस मत करो, घर पर रहकर खाना बनाना सीखो, नहीं तो अधीरा की तरह तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ताने देंगे। ये बोलकर समर्थ वहां से चला जाता है और सौम्या देविका से कहती है, आज तक भैया ने मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। मुझे पता है देविका, तुमने ही भैया के दिमाग में ये सारी चीजें डाली है ना। सौम्या, तुम मेरी प्यारी सहेली हो, तुमने मेरी शादी अपने प्यारे भैया से करवाई, मेरा भी तो फर्ज है ना तुम्हारे बारे में सोचने का। मैं भी तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की से करवा कर तुम्हें जल्दी इस घर से रुखसत करूंगी। क्या तुमने भैया से मेरी शादी की बात की है? हाँ की है, और वो तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए तैयार भी हो गए हैं। देविका, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। तुम्हें इस घर में लाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, और तुम मुझे ही इस घर से निकालना चाहती हो। सौम्या, इतनी नादान मत बनो,
तुमने अपने भाई के दिल में अधीरा के लिए कितनी नफरत भर दी है। मैं नहीं चाहती कि जो अधीरा के साथ हुआ है वो कभी मेरे साथ भी हो। देविका की बात सुनकर सौम्या को बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही देविका अपनी सास और सौतन को अपने पति की नजरों के सामने गलत साबित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती है। अगले दिन समर्थ ऑफिस के लिए तैयार होता है तो देविका समर्थ से कहती है, समर्थ जी, इस घर पर और आप पर मेरा थोड़ा सा भी अधिकार है या नहीं? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना गुस्सा? इस घर पर मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन हुआ क्या? तुम क्यों झांसी की रानी बनी हो आज? मैंने माँ जी से दवाई लाने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। अब जो भी कमा कर लाते हो अपनी माँ के हाथ में देते हो और वो घर का सामान लाने में अपनी मनमानी करती हैं। अच्छा, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। समर्थ अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं आपको इसलिए घर खर्च के पैसे नहीं देता कि आपके मन में जो आएगा आप वही करेंगी। अरे क्या हुआ बेटा, इतना गर्म क्यों हो रहा है? मैंने कब अपनी मनमानी की है? माँ, अपने देविका को दवाई लाने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? आप क्या चाहती हैं कि वो मर जाए? अरे बेटा, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि वो मर जाए। अब बुरे लोगों की जिंदगी भी ना लंबी होती है। और हाँ, ये किस दवाई की बात कर रहा है तू? देविका ने तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। देखा समर्थ जी आपने, आपकी माँ किस तरह मेरे मरने की कामना कर रही हैं और झूठ भी बोल रही हैं। बस माँ, आप तो मेरे ही सामने इसकी बुराई कर रही हो और इसके मरने की प्रार्थना कर रही हो। आज के बाद मैं आपको घर के खर्च के लिए पैसे नहीं दूंगा। अब इस घर का सारा खर्च देविका उठाएगी। समर्थ ये कहकर चला जाता है। देविका अपनी सास, ननद और सौतन से कहती है, अब समर्थ पूरी तरह से मेरा हो चुका है। तुम तीनों समर्थ के आसपास भी मत भटकना और इस घर पर सिर्फ मेरा राज रहेगा, सिर्फ मेरा। लिख लो ये। देविका भी वहां से चली जाती है। मंजू और सौम्या अधीरा से माफी मांगती है। अधीरा बहू, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसकी सजा हमें इस देविका नामी राक्षसी के रूप में मिल गई है। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने ही भाई के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरी थी। अब भाई हमसे ही नफरत करने लगे, वो भी उस देविका की वजह से। अब माफी मांगने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। समर्थ मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप दोनों ने उन्हें मुझसे छीन लिया, मगर देविका ने उन्हें आप दोनों से भी छीन लिया। क्या अधीरा को उसका प्यार वापस मिल पाएगा? क्या देविका की सच्चाई समर्थ के सामने कभी आ पाएगी? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा। देविका ने समर्थ को अपने कब्जे में ले लिया। अब उसकी नजर घर और जायदाद पर थी। देविका को समर्थ से कुछ भी चाहिए होता तो वो पहले अपनी अदाओं का जादू बिखेरती और समर्थ से चालाकी से हर चीज ले लेती। समर्थ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी देविका उसके पास आई। अरे वाह देविका, बहुत सुंदर लग रही हो। किस पर बिजली गिराओगी? आपके सिवा किस पर बिजली गिरा सकती हूँ? समर्थ जी, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे अब तो घर खर्च तुम्हारे हाथ में है, जितना चाहिए निकाल लो। समर्थ जी, मुझे ना एक नेकलेस पसंद आया है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो ना। ठीक है, ये लो। पहले तुम अपने लिए कुछ साड़ियाँ भी खरीद लेना, जिसे पहनकर तुम एक परी लगोगी। इस तरह देविका समर्थ का क्रेडिट कार्ड भी ले लेती है। अगले दिन देविका किचन में खाना बना रही होती है, तभी समर्थ उसके पास आकर कहता है, अरे देविका, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने तुमसे मना किया है ना घर का कोई भी काम करने से। डार्लिंग, आपने मुझे मना तो किया है, लेकिन ये बात याद रखिए, मैं इस घर की मालिक नहीं हूँ। थोड़ा बहुत काम तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आपकी माँ और आपकी पहली पत्नी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अरे किसकी इतनी हिम्मत कि कोई तुम्हें घर से निकाल दे?
और तुम इस घर के मालकिन ही हो। समर्थ जी, कभी कभी ना आपकी बच्चों जैसी बातों पर बहुत प्यार आता है। सिर्फ आपके कहने से मैं इस घर की मालकिन नहीं बन सकती। मुझे कुछ अधिकार तो मिलना चाहिए ना। ओ माय डियर वाइफ, वैसे तो तुम इस घर की और मेरे दिल की मालकिन हो, लेकिन फिर भी बताओ तुम्हें और क्या अधिकार चाहिए। आप ये घर मेरे नाम करा दीजिए, फिर घर में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझसे कुछ कहे। बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं कल ही ये घर तुम्हारे नाम करा देता हूँ। समर्थ और देविका की सारी बातें अधीरा सुन लेती है और वो जाकर अपनी सास और ननद से कहती है, माँ जी, सौम्या गजब हो गया। क्या हुआ भाभी, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने अभी समर्थ जी को कहते सुना कि वो ये घर देविका के नाम कर देंगे। मेरा बेटा तो इस चुड़ैल के चक्कर में पागल हो गया है। अभी तो देविका बहू के इतने नखरे हैं, अगर घर उसके नाम हो गया तो वो किसी को कुछ समझेगी ही नहीं और हम तीनों को इस घर से निकाल देगी। हाँ माँ जी, मुझे भी यही चिंता हो रही है। समर्थ जी देविका के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। मैं अभी समर्थ से बात करती हूँ। मंजू समर्थ को आवाज देती है। समर्थ, समर्थ। हाँ माँ, बुलाया आपने? समर्थ, तुम ये घर देविका बहू के नाम कर रहे हो, क्या ये बात सही है? हाँ माँ, ये बात सच है। बेटा, तू ये घर उसके नाम क्यों कर रहा है? जरा हम सब के बारे में भी सोच, हम सब कहाँ जाएंगे? माँ, देविका कौन सा तुम्हें इस घर से निकालेगी? आप लोग रहना इसी तरह जिस तरह रहते हो। बेटा, तू जरा अधीरा के बारे में सोच, उसका क्या होगा? माँ, आपको अधीरा की फिक्र कब से होने लगी? आप तो बहुत जलती थी इससे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अधीरा को समझ नहीं पाई, और वही गलती तुम भी कर रहे हो। नहीं माँ, हर गलती आप करती हो। आप पहले अधीरा से नफरत करती थी और अब देविका से। आप चाहती ही नहीं कि मेरा घर बसे। समर्थ जी, ये आप किस तरह से बात कर रहे हो माँ जी से? अधीरा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? माँ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम उन्हीं की साइड ले रही हो। आपने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माँ, अधीरा, तुम दोनों को कुछ और बात करनी है क्या? मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देख बेटा, तुझे जहां जाना है वहां जा, लेकिन यह घर तो देविका के नाम नहीं करेगा। मैं ये घर आज ही देविका के नाम करूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ये बोलकर समर्थ वहां से चला जाता है। अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मंजू खूब रोती है। हाय, इस देविका ने न जाने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। मेरा बेटा कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। माँ जी, आप रोइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हो जाने दे तबीयत खराब, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा। इस तरह समर्थ ने अपनी माँ और पहली पत्नी की एक भी नहीं सुनी और अपने घर को देविका के नाम करवा दिया। देविका, ये लो मकान के कागजात, अब तुम इस घर की मालकिन हो। थैंक यू समर्थ जी, अब बहुत अच्छे हो। इस खुशी में आज पार्टी बनती है। आज हम कहीं बाहर चले क्या? ठीक है, लेकिन आज तुम इस तरह से तैयार हो ना कि सब तुम्हें देखते रह जाए। सबका तो पता नहीं, लेकिन आप जरूर देखते रह जाएंगे। बस तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे दीवाना कर दिया है देविका। देविका तैयार होकर आती है तो समर्थ उसे देखता रह जाता है। क्या बात है, अब लग रही हो तुम मलिका हुस्न। चलो अब चलते हैं। देविका जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो घर काफी गंदा हो रहा था। उसने समर्थ से कहा, समर्थ, देखिए अपने घर वालों को। आपने ये घर मेरे नाम किया है ना, और अब इसकी हालत देखो कितना गंदा पड़ा है। आप बाहर जाकर गाड़ी निकालो, मैं सौम्या और अधीरा से बोलती हूँ कि घर की सफाई कर ले। जो हुक्म मलिकाए हुस्न। समर्थ वहां से चला जाता है। समर्थ के जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाती है,
सौम्या, आधिरा, माँ जी कहाँ मर गई तीनों? जल्दी बाहर आओ। देविका की आवाज सुनकर तीनों बाहर आती हैं। तुम्हें माँ से बात करने की तमीज नहीं? कैसे बुला रही हो हमें? हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? आज से तुम तीनों मेरी नौकरानी ही हो। तमीज से बात करो देविका। मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? तुम तीनों को इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा और मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। आज रात मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। अधीरा और माँ जी, आप दोनों अच्छा सा खाना बना लेना। और सौम्या, तुम्हें तो कुछ बनाना आता नहीं, तो तुम घर की साफ सफाई कर लेना। चलती हूँ, समर्थ जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। देविका वहां से चली जाती है और समर्थ धीरे धीरे अपना सब कुछ उसके नाम कर देता है। अब देखना यह है कि समर्थ देविका के चंगुल से कभी निकल पाएगा या नहीं, और अब अधीरा का क्या होगा। पिंकी की शादी राहुल के साथ हो गई और पिंकी बहू बनकर राहुल के घर में आ गई। राहुल के घर में राहुल के साथ उसकी मां नलिनी और पापा धर्मेश रहा करते थे। राहुल, नलिनी और धर्मेश का इकलौता बेटा था। जैसे ही पिंकी घर में शादी होकर आई, उसने देखा कि उसकी सास की तबीयत खराब थी। पिंकी और राहुल की शादी के अगले दिन ही नलिनी सुबह सुबह उल्टियां करने लगी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? लगता है शादी का खाना खाकर पेट गड़बड़ हो गया है, इसीलिए सुबह सुबह जी मचला रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। अगर तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ पापा, डॉक्टर को ही बुला लीजिए। वैसे भी शादी की थकान और ये सब खाना पीना, कहीं माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, नलिनी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो। थोड़ी देर के बाद धर्मेश नलिनी के साथ वापस लौट कर आता है। क्या हुआ पापा? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या दवाइयाँ बताई? मुझे दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। अब क्या बताऊँ बेटा, क्या बात है? मैं तो तुम्हारे सामने नजरें भी नहीं मिला पा रहा। क्या हुआ पापा जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो भी बात है खुलकर बताइए ना। मम्मी जी की तबीयत ज्यादा खराब है तो हम उन्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ पापा, घबराने की क्या बात है? मम्मी को जो भी हुआ है उसका इलाज आसानी से हो जाएगा। आजकल तो मेडिकल में हर चीज का इलाज है। अरे अब क्या बताएं, इस चीज का कोई इलाज नहीं है। तुम लोगों को बताएंगे तो तुम लोग बात सुनकर हंसोगे। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब है, इस बात को सुनकर हम लोग हंसेंगे क्यों? हम सब तो आपकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हैं। बताइए तो सही, क्या हुआ है? अब क्या बताएं राहुल, अब तुम ना इकलौते नहीं रहोगे। तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाला है। ये सुनकर पिंकी का सर गोल 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 घूमने लगता है। क्या? इसका मतलब आप प्रेग्नेंट है? मतलब मेरी सास प्रेग्नेंट है? अरे धीरे बोलो बेटा, इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बोलोगी तो मोहल्ले की औरतें सुन लेगी। वैसे भी कान लगाकर बैठी रहती हैं। अरे मम्मी जी, लेकिन इस उम्र में बच्चा, ये उम्र तो हमारे बच्चा पैदा करने की है। हाँ मम्मी, इस वक्त तो आपको पोते पोते खिलाने देने चाहिए और आप मेरा छोटा भाई बहन दुनिया में लाने की सोच रही हैं। हमने कहा ना, हमारी बात सुनकर तुम लोग ऐसा ही कहोगे। अब हम जा रहे हैं आराम करने। हमारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और डॉक्टर ने कहा है कि हम इस बच्चे को गिरा भी नहीं सकते, एबॉर्शन नहीं करवा सकते। अब तुम सब लोग इस बात को मानने के लिए अपने मन को तैयार कर लो। इतना कहकर नलिनी अपने कमरे में चली जाती है और धर्मेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद, हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी, शादी होकर इस घर में आई और जहां मेरी सास को मेरी डिलीवरी करवानी चाहिए वहां पर मुझे उनकी डिलीवरी करवानी होगी और किसी को बता भी नहीं सकती। जब पता चलेगा तब पता चलेगा, तब तक तो इस बात को छुपाना ही पड़ेगा। वैसे अच्छा है ना,
मेरा एक छोटा भाई बहन इस घर में आ जाएगा। सही कहते हो। मैं अपने देवर या ननद का जन्म करवाऊंगी। शायद इस दुनिया में कोई मेरे जैसी बहू होगी जिसने अपनी सास की डिलीवरी करवाई होगी। कुछ दिनों के बाद, पिंकी बेटा, तुम्हारी सास को थोड़ी कमजोरी हो रही है। वो प्रेगनेंसी के वक्त लड्डू बनाते हैं ना, वो बना देना। खाएगी तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं पापा जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। माँ, आप ना ज्यादा वजन उठाने का काम मत किया करो, थोड़ा आराम किया करो। और डॉक्टर ने कहा है ना, हल्का हल्का घूमना फिरना आने वाले बच्चे के लिए ठीक रहेगा। राहुल बेटा, मैं सोच रहा था कि बाजार से एक सुंदर से बच्चे का पोस्टर खरीद कर ले आता हूँ और तुम्हारी माँ के बेड के सामने लगा देता हूँ। तुम्हारा भाई या बहन जो भी होगा सुंदर पैदा होगा। जो काम मेरे साथ होना चाहिए था वो मेरी सास के साथ कर रहे हैं। हे भगवान, तूने भी क्या दिन दिखाए। अगर सास मेरे लिए लड्डू बनाती तो कुछ बात थी, यहाँ तो उल्टे मुझे अपनी सास की प्रेगनेंसी में उसके लिए लड्डू बनाने हैं। भगवान की लीला का क्या कहना। देखो पिंकी, वैसे तो मम्मी की डिलीवरी में अभी पूरे 6 महीने बाकी हैं, लेकिन फिर भी हमें होने वाले बच्चे के हिसाब से कुछ चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। और तुम चाहो तो बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े और दूसरी चीज़ें लाकर धीरे धीरे इकट्ठा कर सकती हो। देखो, सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं आप। वैसे भी मम्मी के पहले 3 महीने तो पूरे हो ही गए हैं, 6 महीने की बात और है। उसके बाद एक बार मम्मी जी का बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊंगी। तुम्हारा डायलॉग सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने बेटे की बहू की डिलीवरी करवाने की बात कर रही हो। भूल मत जाना, तुम बहू हो और वो सास। बात तो आपकी सही है, लेकिन आपकी मम्मी ने तो सारी सिचुएशन को ही पलट कर रख दिया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। अगले दिन जब पिंकी मार्केट जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसकी पड़ोसन उसे रोक लेती है। अरे क्या बात है पिंकी, आजकल तो तुम्हारी सास नलिनी घर से बाहर दिखाई नहीं देती। सब ठीक तो है ना? जब से तुम्हारी शादी हुई है लगता है तुमने अपनी सास को कैद करके रख दिया है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, कुछ समय से मम्मी की तबीयत खराब है। तबीयत तो अब तुम्हारी खराब होनी चाहिए। वैसे हुआ क्या है तुम्हारी सास को? जी, आपके कहने का क्या मतलब है, मेरी तबीयत खराब होनी चाहिए? अरे पगली, कुछ नहीं समझती। तबीयत खराब होने का मतलब है कोई खुशखबरी सुना दो। शादी को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए, इतनी जल्दी क्या है। अब शादी होने के बाद बच्चा पैदा करने में कैसी देरी। देखो, जल्दी जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो जल्दी जल्दी फ्री हो जाओगी। अब क्या बताऊं आंटी जी, यहाँ तो मेरी सास खुद अपना बच्चा पैदा करने की तैयारी कर रही है और इनको मेरे बच्चे की पड़ी है। वैसे बात तो इनकी सही है, होना तो मेरा बच्चा चाहिए था और हो रहा है मेरी सास का। लेकिन मैं कुछ नहीं कहती, आज नहीं तो कल इन्हें तो पता चल ही जाएगा। कुछ महीने और निकल गए। अब नलिनी का पेट एक प्रेग्नेंट औरत की तरह दिखाई देने लगा था। एक दिन डॉक्टर से चेकअप करवाने जाने के लिए जैसे ही वो घर से बाहर निकली, उसकी पड़ोसन ने उसे देख लिया। हाय हाय नलिनी बहन, ये क्या, बहू के आने के बाद तो सेहत काफी अच्छी हो गई है। मोटी लग रही हो, लगता है बहू बहुत सेवा करती है। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो, मेरी बहू है ही बड़ी अच्छी। मुझे अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब वो क्या है ना, ऐसी हालत में ख्याल रखना जरूरी होता है, वरना होने वाले बच्चे पर। इतना कहकर धर्मेश चुप हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन पड़ोसन के तो कान खड़े हो चुके थे। आने वाला बच्चा? अरे मैंने कुछ दिन पहले ही तो पूछा था तुम्हारी बहू पिंकी से, कोई खुशखबरी है क्या? देखो, मुझसे झूठ बोलकर चली गई। कह रही थी इतनी भी क्या जल्दी है। अरे बता देती तो कौन सा मैं उसे कुछ कर देती।
अच्छा ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। वो पड़ोसन जाकर पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला देती है कि नलिनी की बहू पिंकी प्रेग्नेंट है। लेकिन ये खबर उसने सबसे छुपा कर रखी है और इसी खुशी में नलिनी का वजन काफी बढ़ चुका है। 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए। नलिनी ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और एक दिन जब नलिनी को एक बेटी होती है तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि नलिनी और धर्मेश के यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है और वो पड़ोसन उनके घर पहुंचती है। अरे नलिनी, अब तो मिठाई खिला दो भाई, दादी बन गई हो। लेकिन इतने दिन तक खुद भी घर के अंदर रही और अपनी बहू को भी बाहर नहीं आने दिया। हम तो खुद ही चले आए मिठाई खाने। नलिनी बहन, ऐसा भी क्या? इतनी बड़ी खुशी में हमें शामिल नहीं किया, लेकिन हम तो तुम्हें अपना मानते हैं। चलो अब जल्दी से मिठाई खिलाओ। लेकिन तभी अचानक से पिंकी बाहर निकल कर आती है। हाय रे रैया, तुझे देख कर तो लग ही नहीं रहा कि तेरा बच्चा हुआ है। और तो और बाहर कैसे घूम रही है? आप लोगों को किसने कहा कि मेरा बच्चा हुआ है? पूरे मोहल्ले में खबर फैली पड़ी है कि धर्मेश भाई साहब के यहाँ बच्चा हुआ है। अब तुम्हारे घर में बच्चा होगा तो तुम्हें ही होगा ना, तुम्हारी सास को तो नहीं होगा। आंटी जी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है। अरे बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरी बीवी किस मिट्टी की बनी है। कल शाम को डिलीवरी हुई है और आज ऐसे घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप सब लोग चुप हो जाइए। बात यह है कि डिलीवरी मेरी बहू पिंकी को नहीं बल्कि मेरी बीवी नलिनी को हुई है। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके कहने का मतलब है कि इस उम्र में आप बाप बने हैं? राहुल की छोटी बहन आई है? हाँ बिल्कुल ठीक समझा आपने। बच्चा मेरी बहू को नहीं बल्कि मेरी बहू की सास को पैदा हुआ है। सुन लिया आप सब लोगों ने? रोज आप लोग मुझसे कहते थे बच्चा कर लो बच्चा कर लो, और अब मुझे अपनी सास की डिलीवरी करवानी थी। इस हालत में मैं कैसे बच्चा पैदा कर लेती? मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो इस संसार में शायद ही किसी बहू के ऊपर आई होगी, अपनी सास की डिलीवरी करवाना। देखा, मेरी बीवी पिंकी दुनिया की सबसे भाग्यशाली बहू है जिसने अपनी सास की डिलीवरी करवाई है। ये खबर सुनते ही दोनों पड़ोसन उल्टे पांव अपने घर भागकर चली गई। लेकिन धर्मेश और नलिनी का पूरा परिवार इस बात से बहुत खुश था। पिंकी, जो कि अब तक अपनी सास से नाराज हो जाया करती थी, उस छोटी सी बच्ची को देखने के बाद खुश हो रही थी। आए बुक्काटे मुझे तो 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है, जब पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा होगा। हाय क्या समा होगा ना माँ जी। हाँ, और तो और जब प्रतियोगिता में मुझे विजेता का ऐलान किया जाएगा तब देखना पूरे मोहल्ले की नजर सिर्फ मुझ पे ही होगी। आई बुक्काटे। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो तिरंगे की पतंग उड़ाऊंगी और चक्र भी ऑर्डर कर दिए मैंने। मेरा तो सब सेट है। आई बुकाटे। अरे बस करो तुम त्रिमूर्तियों, दिमाग का दही कर देती हो। चलो, स्वतंत्रता दिवस को आने में अब और काफी समय बचा है। अपनी अपनी पतंगबाजी उसी दिन दिखाना, ठीक है? फिलहाल तो आज मंदिर साफ करना है, आंगन भी धोना है। ये कहानी है रीतु, अनोखी और साक्षी की, जो वैशाली की 3 बहुएं होती हैं। तीनों बहुएं पतंगबाज होती हैं और उन्हें पतंग उड़ाने का खूब शौक होता है। उनका तकिया कलाम आई बुक्काटे होता है और वो हर बात के अंत में सिर्फ यही बोलती। चलिए तो होते हैं रूबरू इन पतंगबाज बहुओं से। अरे वाह अनोखी, क्या पुलाव पकाया है, लाजवाब, मजा ही आ गया। अच्छा माँ, वो मोहल्ले में 15 अगस्त का कार्यक्रम होने वाला है ना, तैयारियां शुरू भी कर दी है लगता है। और कुंदन बेटा, 1 हफ्ते बाद स्वतंत्रता दिवस है। ग्राउंड में मंडप बनाना शुरू कर दिया है और इस बार भी हमेशा की तरह नाचना, गाना और पतंगबाजी होगी। बहुत मजा आने वाला है। हाँ पापा जी, मज़ा तो बहुत ही आने वाला है,
क्योंकि इस बार ससुराल में हमारा भी पहला 15 अगस्त है और पतंग उड़ाने में इस बार हमारा ही नाम अव्वल आने वाला है। अरे पतंग उड़ाने में मैंने तो पीएचडी कर रखी है। आई बुक्काटे। लाइफ में किताब, बेलन और झाड़ू को भले ही ठीक से ना संभाल पाए, लेकिन मांझी को कैसे कंट्रोल करना है और दूसरों की पतंग को कैसे काटना है, ये तो मेरा भी बाएं हाथ का खेल है। आई बुक्काटे। अरे जाओ जाओ, पतंग उड़ाने की असली खिलाड़ी तो मैं हूँ। बचपन में मैंने चलने या बोलने से पहले ही पतंग उड़ाना सीखा था, जानती हो। क्या बात कर रही हो साक्षी, ऐसा कैसे? बस पता नहीं, लेकिन मैं बचपन से ही अच्छी अच्छों की पतंगों को काट काट कर आई वो काटे बोलती आ रही हूँ। अच्छा, तो इसीलिए ये रावट की तरह आई बो काटे की माला जपती रहती हो हर बात के अंत में तुम तीनों। माँ जी, वो रावट नहीं रॉबर्ट होता है। वैसे आप सब में से किसी को पतंग उड़ानी आती भी है या नहीं? नहीं नहीं, हम तो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं ना। बताओगी अनोखी बहू, कैसे उड़ाते हैं पतंग? बात करती है। मेरे 3 बेटे, यानी तुम तीनों के पतियों के बारे में तो पूछो ही मत। इन्हें तो ठीक से मांझा भी पकड़ना नहीं आता, तो पतंग तो बहुत दूर की बात है। मैं भी अपनी जवानी में पतंग उड़ाना खूब पसंद करता था। 15 अगस्त की सुबह सुबह ही पूरे मोहल्ले में बस देशभक्ति पूर्ण गानों की गूंज और नीले आसमान में पतंगों का खिलखिलाना। हर छत पर एक दूसरे की पतंगों को काट कर जोरों से हंसते हुए ठाकों के साथ आई बो काटे चिल्लाना। उसका मजा ही कुछ और था। वो दिन कुछ और ही थे। खैर जो भी हो, मुझे तो सिर्फ मोहल्ले में ध्वजारोहण के बाद मिलने वाली गुजिया खाने का इंतजार है। इस बार तो मैं दबा कर खाऊंगा। अब जैसे जैसे कैलेंडर से दिन बीतते जाते हैं, तीनों बहुएं पतंग उड़ाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक होने लगती और वो रसोई में, आंगन में, छत पर बस पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगती है। रसोई में साक्षी बेलन को मांझा समझकर प्रैक्टिस कर रही होती है। तब अरे कट गई आई वो काटे। अरे ओ नासपिटी, पतंगबाजी का बुखार चढ़ गया है क्या तुम पर? ऑब्वियसली माँ जी, वो तो बचपन से ही चढ़ा हुआ है ना। अभी हॉल में मैंने किसी और भाषा में कहा था क्या, जो आपको समझ में नहीं आया? आई वो काटे। अरे इस बेलन से ना रोटियां बेल। यूं दिन दहाड़े बेवकूफों की तरह ये सब कारनामे मत कर। निठल्ली कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। वहीं अनोखी ऊपर छत पर वायर को थाम कर उसे पतंग की डोर मानते हुए पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करती है। आई वो काटे। तभी वहां पर ससुर जी आ जाते हैं। अरे जय, क्या कर रही है अनोखी बहू? मिर्च और पापड़ सुखाने की जगह वायर को पतंग समझकर, हैं? अनोखी बहू सुन तो। रुक बेटा रुक, तेरा नंबर भी लगाती हूँ, तेरी वाली भी काटती हूँ, तू बस रुक। यह क्या बदतमीजी है अनोखी बहू? भला कोई अपने ससुर से ऐसे बात करता है क्या? बहुत अकड़ दिखाता है ना सामान देते वक्त। रुक, तेरी और तेरे पूरे परिवार के काट कर ही रहूंगी आज मैं। घूंचू कहीं का। आई वो काटे ये। लगता है तुम अपनी मर्यादा और तमीज की सारी रेखाएं पार कर रही हो। यह सब क्या बदतमीजी है अनोखी बहू? अनोखी अपनी ही धुन में खोई हुई रहती है कि उसे ससुर जी के होने का एहसास तक नहीं होता, और जब ससुर जी जोर से चिल्लाते हैं तब वो कहती है, ओ सॉरी पापा जी, वो मैं क्या है? तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? उफ, अरे पापा जी, मैं आपसे नहीं, मैं अपनी ही इमेजिनेशन में वो खरडूस तिवारी बनियान दुकान वाले की पतंग काटने के पीछे तुली हुई थी, उसे ही भला बुरा बोल रही थी, और आपको लगा कि मैं आपको बोल रही हूँ। सॉरी पापा जी, आई बो काटे। अच्छा, कोई बात नहीं अनोखी बहू, हो जाता है कभी कभार।
लेकिन अभी तुम ये सब छोड़ो और ये मिर्च पापड़ वगैरह सुखा लो, क्योंकि वैशाली नीचे साक्षी और ऋतु बहू की क्लास ले रही है। कहीं ऊपर आकर ये सब देखकर तुम्हारी क्लास भी ना लेने लग जाए। फिर अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक आदमी आकर एक पैम्फलेट देकर जाता है। वैशाली चाची, ये लीजिए। अरे ओ त्रिमूर्ति बहुओं, जरा जल्दी से इधर आओ तो। तीनों बहुएं आती हैं। यस, बोलिए माँ जी। ये लो, तुम तीनों में से कोई एक इस पन्ने पर क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ। अब पता नहीं कौन किसे अगवा करके ले गया है या किसके घर चोरी चकारी हुई है। दीजिए, मैं पढ़ती हूँ। मोहल्ले में पतंगबाजी की प्रतियोगिता आयोजित होगी और 15 अगस्त को सभी को मैदान में सहपरिवार एकत्रित होना होगा। जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। आई बुक काटे। ये सुनकर तीनों बहुएं और वैशाली अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 1 लाख रुपए! वाह! वो तो कोई पागल ही होगा जो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने देगा। आई बुकाटे। अरे मुझे तो बस खुला मैदान और पतंग और मांझा दे दो। खड़े खड़े 1 मिनट में सबकी पतंगे काट कर सबके छक्के छुड़ा दूंगी। आई बुकाटे। वही तो, अभी तो हर हाल में मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे वतन की जीत के दिन मेरी भी जीत होगी, देखना आप सब। आई बुकाटे। व्हाटएवर, सपनों में आई बुकाटे। तीनों बहुओं के जाने की वैशाली भी मन ही मन सोचती है। अब तक तो मुझे इतनी कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं थी इस सब में शामिल होने की, लेकिन अगर इनाम रखा है तो मुझे भी भाग लेना चाहिए। क्या पता इसी बहाने मेरे भाग खुल जाए। बरसों बाद पतंग उड़ाऊंगी। डर तो है लेकिन कर ही लूंगी पार। और फिर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आ जाता है। मोहल्ले के ग्राउंड में सभी ध्वजारोहण में शामिल होते हैं और झंडा लहराया जाता है और जनगण मन गीत गाया जाता है। भारत माता की जय, जय हिंद। इस सब के बाद बारी आती है पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता की। तीनों बहुएं और बाकी प्रतियोगी अपनी अपनी पतंग और मांझे के साथ तैयार रहते हैं। तभी वहां वैशाली भी पतंग और मांझा लेकर आती है और उसे देखकर तीनों बहुएं चौंक जाती हैं। अरे माँ जी, आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं? आई वो काटे। हाँ फिर। माँ जी, आप अपनी बहुओं का मजाक उड़ाते हुए और ताने कसते हुए ही अच्छी लगती हो। ये पतंगबाजी एंड ऑल आपकी बस की बात नहीं। आई वो काटे। हाँ माँ जी, अब भी वक्त है, पीछे हो जाओ वरना बहुत बुरी तरह नाक कट जाएगी आपकी। अरे ओ 3 काल मुइयों, बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन जोश और जज्बा आज भी कायम है। पतंगबाजी शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे की पतंग काटने में जी जान लगा देते हैं। अरे बहुओं, हवा की उल्टी दिशा में ही पतंग को उड़ाओ वरना वो लंबी नहीं जाएगी। घर पे तो बड़ा फेंक रही थी तीनों की तीनों, और अभी देखो। तीनों बहुओं के मुकाबले उनकी सास वैशाली सबसे ज्यादा तेज और ऊंची पतंग उड़ाती है और एक के बाद एक सभी की पतंगों को काटती है। और ये कटी आखिरी पतंग। आई वो काटे। सभी वैशाली के लिए तालियां और सीटी बजाते हैं और वो प्रतियोगिता जीत जाती है और तीनों बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।